हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पेपर 2 से रिलेटेड आपका सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। जो भी सारे टॉपिक्स है दोस्तों, आपका जो भी सिलेबस का सारे टॉपिक्स हम कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इससे पहले हमने लगभग आपको फर्स्ट सेकंड 3 वीडियो मतलब आपको डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। अच्छे से सारे क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं मिसलेनियस क्वेश्चन में, और सिलेबस से आप जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका पढ़ा ही हुआ होगा। अगर आपने उन सारे वीडियोस को देखा है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एक प्रकार से आपका रिवीजन के जैसे हो जाएगा। ओके, कुछ नया क्वेश्चन भी रहेगा, लेकिन जो अधिकतर क्वेश्चन आप देखिएगा कि आपका मतलब पीछे से ही जैसे रहेगा। ऑल राइट, रिविजन हो जाएगा आपका। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, ये है धीरज कुमार, इनको जान लीजिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनको ब्रेवरी के लिए प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार धीरज कुमार को दिया गया ब्रेवरी के लिए। ये वेस्ट चंपारण से, पश्चिमी चंपारण से है। ये हुआ क्या था कि वीरता के लिए इसको पुरस्कार दिया गया दोस्तों। ये सब खेल रहे थे अपने मतलब नदी के आसपास। तो एक नदी में इसका भाई इसका छोटा भाई था जो घड़ियाल के चपेट में आ गया। तो बहुत सारे बच्चे तो भाग गए, लेकिन धीरज कुमार जो है अपना देखिए 14 साल का ही है, अदम्य साहस दिखाते हुए मतलब घड़ियाल से बहुत ज़्यादा जूझा और दोनों भाई सुरक्षित बाहर निकला। हाँ, बहुत ज़्यादा तो जख्मी तो हो ही गया, तो हॉस्पिटल ले गया, फिर बाद में ठीक हो गए। तो उसी से रिलेटेड इनको वीरता का पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रीय बालक पुरस्कार 2022 का। तो ध्यान रखिएगा, चंपारण से हैं धीरज कुमार। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन दोस्तों। फर्स्ट इज जनरली यूज टू रिमूव सॉलिड पार्टिकुलेट और सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम द वेस्ट वाटर। देखिए, हम जो हमारा पार्टिकुलेट मैटर है या सस्पेंडेड सॉलिड है उसको हम वेस्ट सॉलिड, जो भी सॉलिड पार्टिकुलेट है या सस्पेंडेड सॉलिड है वेस्ट वाटर से रिमूव करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ओके, ट्रिकलिंग फिल्टर जानते हैं दोस्तों, वो क्या है? वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का तरीका है। वहाँ पर हम बीओडी को कम करते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड को यहाँ हटाने का कोई तरीका नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता है। फ्लोकुलेटर भी क्या होता है? फ्लोकुलेटर होता है जो बहुत माइन्यूट फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल होता है ना, जो इजीली सेडिमेंट नहीं हो पाता है। तो फ्लोकुलेटर में हम कुछ वहाँ पर रिएजेंट जैसे कोगुलेंट कहते हैं, उसको कोगुलेशन करवा के, जो माइन्यूट पार्टिकल होता है उसको कोगुलेशन करवा के हम, ताकि और वो थोड़ा बहुत चिपचिपा हो जाए, जेलेटिनियस हो जाए और नीचे पीपीटी के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाए। तो वहाँ पर फ्लोकुलेटर जैसा कुछ इस्तेमाल होता है। क्लेरिफायर मतलब क्लीन करना। तो बहुत सारा क्लेरिफायर होता है जो आपका जो पार्टिकुलेट मटेरियल सस्पेंडेड सॉलिड को नीचे वो रिमूव करने में हेल्प करता है। डाइजेस्टर दोस्तों, यहाँ पर हम स्लज को डाइजेशन करते हैं। यहाँ पर आप गैस वगैरह आपको मिल सकता है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्लेरिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकिंग अप और डाउन और ब्रेकिंग अप विदाउट केयर इज टर्म्ड एज। देखिए, टेकिंग अप और डाउन मतलब ऊपर नीचे करना और तोड़ना, ऊपर नीचे करके और तोड़ना बिना किसी केयर के, मतलब लापरवाही तरीके से, उसको क्या कहेंगे? रिकंस्ट्रक्शन दोस्तों। रिकंस्ट्रक्शन मतलब किसी चीज़ को बनाना। तो यहाँ पर हम तोड़ रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता है। ऑल राइट। डेमोलेशन का मतलब जानते हैं, कंस्ट्रक्शन डेमोलेशन। डेमोलेशन का मतलब पूरी तरह से ध्वस्त कर देना दोस्तों। जैसे नोएडा में जो दोनों बिल्डिंग था बराबर, ट्विन टावर उसको शायद कहते थे, उसको डेमोलेट किया गया। ठीक, ओके। तो डेमोलेशन का मतलब पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? विदाउट केयर, ऊपर नीचे कर रहे हैं दोस्तों, तो ये भी नहीं हो सकता। रीडेवलपमेंट भी होता है, हमारा रिकंस्ट्रक्शन ही होता है। तो 3 ऑप्शन को आप इसी प्रकार से अगर रिजेक्ट कर दिए तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? डिसमेंटलिंग। डिसमेंटलिंग का मतलब क्या होता है? पार्शियल डेमोलेशन। पार्शियल डेमोलेशन मतलब अगर कोई हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मान लीजिए ब्रिज है, बहुत बड़ा ब्रिज है दोस्तों, लेकिन छोटे पार्ट में अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ गया है या किसी प्रकार का क्रैक हो गया, तो हम पूरे ब्रिज को नहीं यहाँ पर डिमोलेशन नहीं करेंगे, इतने छोटे पार्ट का हम यहाँ पर रिपेयर कर देंगे। ये हमारा क्या होगा? डिसमेंटलिंग हो गया। ऑल राइट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान है, हमने इस पर डिस्कस भी किया है कई बार। देखिए, द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द केस ऑफ द म्यूजोफिलिक फेज ऑफ कंपोस्टिंग। जो हमारा म्यूजोफिलिक कंपोस्टिंग का जो म्यूजोफिलिक स्टेज है, 2 स्टेज होता है कंपोस्टिंग का। म्यूजोफिलिक होता है, दूसरा है थर्मोफिलिक स्टेज दोस्तों। थर्मोफिलिक जो स्टेज होता है बैक्टीरिया, वहाँ पर हाई टेम्परेचर पर वर्क करता है। ओके, और जो म्यूजोफिलिक होता है यूजुअली आपका नॉर्मल टेम्परेचर है 20 से 40 डिग्री के सेल्सियस के आसपास ये म्यूजोफिलिक बैक्टीरिया वो काम करता है। तो हमसे मैक्सिमम पूछा है तो 40 के आसपास जो होगा तो 42 डिग्री सेल्सियस दोस्तों, यही होगा हमारा। और राइट, ये ध्यान रखिएगा। 65 100, ये 65 तो हो गया आपका थर्मोफिलिक, 100 तो बहुत ज़्यादा डिग्री सेल्सियस हो गया दोस्तों, तो ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सॉइल पोल्यूशन इज कॉज ड्यू टू। सॉइल पोल्यूशन का कारण क्या है? तो फर्स्ट है सीपेज ऑफ लीचेट फ्रॉम द वेस्ट लैंडफिल। बिल्कुल सही बात है। जो हमारा लीचेट लैंडफिल साइड से जो लीचेट सीप करता है, नीचे रिस के जाता है दोस्तों, उससे सॉइल पोल्यूशन हो सकता है, नो डाउट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डिस्पोजल, जो हमारा ई वेस्ट होता है दोस्तों, हमने कई इस पर बात भी किया था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कई सारा मेटल्स का यूज़ होता है, हैवी मेटल्स का यूज़ होता है, जो आपका लेड हो सकता है, मरकरी वगैरह यूज़ होता है, जो बेरिलियम लिथियम यूज़ होता है इसमें के अंदर,
अगर उसको हम लैंड पे ऐसे ही डिस्पोज कर दिए दोस्तों, तो वो लैंड के साथ या सॉइल के साथ मिक्स करके उस सॉइल को भी पोल्यूट कर सकता है। ऑलराइट, कैटल फार्मिंग के कारण भी आपका सॉइल पोल्यूट होता है। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड से तो होता ही है दोस्तों, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, फर्टिलाइजर, इस सब के कारण तो होता ही है। तो इन सब के कारण आपका सॉइल पोल्यूशन होता है। तो 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसिफिकेशन इज द पार्शियल कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। गैसिफिकेशन, पैरोलाइसिस, इंसिनरेशन, वेट ऑक्सीडेशन हमने कई बार पढ़ा है दोस्तों। तो गैसिफिकेशन क्या है? पार्शियल ऑक्सीडेशन है, पार्शियल कंबशन है ऑर्गेनिक मैटर का। तो इसमें हम हल्का ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। पायरोलाइसिस और गैसिफिकेशन में तो ये तो डिफरेंस है दोस्तों कि पायरोलाइसिस और गैसिफिकेशन दोनों क्या तो थर्मल ऑक्सीडेशन है। ऑलराइट, दोनों में हम कंबशन करवाते हैं। लेकिन गैसिफिकेशन हम रेस्ट्रिक्टेड कह सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर हम देते हैं, बट पायरोलाइसिस में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं देते। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर बोल दे तो आपका पायरोलाइसिस हो जाएगा। ओके, या कंप्लीट कंबशन बोल दी तो आपका पायरोलाइसिस हो जाएगा, और पार्शियल कंबशन बोल दी तो आपका गैसिफिकेशन हो जाएगा। ऑलराइट, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बोलता दोस्तों तो पायरोलाइसिस हो जाता, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यदि बोलता तो इंसिनरेशन हो जाता। तो ये थोड़ा बहुत आप ध्यान रखें, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑन द प्रोबेबल चेंज इन। देखिए, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो हम करते हैं उसका दोस्तों जो उद्देश्य होता है, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव होता है, वो किस में चेंजेस के कारण होता है, किस चीज़ पर वो मतलब ऑब्जर्व करता है कि किसी चीज़ में बदलाव हो सकता है, उस पर इसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वायरमेंट, बिल्कुल जिस भी इन्वायरमेंट में, जिस भी सराउंडिंग में जहाँ भी वो प्रोजेक्ट लगेगा उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में किस प्रकार का बदलाव होगा, इस पर उसको देखना मतलब उसका जरूरी होता है। ओके, ये भी सही है। नेक्स्ट है बायो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वायरमेंट, ऑब्वियसली बायोलॉजिकल प्लस फिजिकल दोनों भी है। सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वायरमेंट, सोशल इकोनॉमिक भी है। ओके, ऑब्वियसली बात है कि वहाँ के लोगों का आसपास में जो भी लोग हैं उनकी स्थिति हो सकता है कि दयनीय भी हो सकती है और अच्छा भी स्थिति हो सकता है। तो सोशो इकोनॉमिक दोनों स्थिति को देखा जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव सारे पॉइंट मतलब जो EI का इम्पैक्ट, EI का जो भी ऑब्जेक्टिव है, इन सारी चीज़ों को देखना है दोस्तों। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बायो फिजिकल, सोशो इकोनॉमिक, तो ऑल ऑफ द अबव। देखिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट देखते हैं। एज पर द डेफिनेशन प्रोवाइडेड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, EI इज ए टूल यूज टू आइडेंटिफाई द इन्वायरमेंटल सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट। देखिए पूरा इसमें एक तो इन्वायरमेंटल है, सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट का उसके पर्यावरण पर, समाज पर और आर्थिक इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकता है, इसमें इसको बताया गया है पूरे डेफिनेशन में। प्रायर टू डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग से पहले ही, ओके, हम जो कोई डिसीजन लेंगे किसी प्रोजेक्ट के बारे में तो सबसे पहले उसको जाके EI करना पड़ेगा। ऑलराइट, असेसमेंट करना पड़ता है। इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, प्रिडिक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एट एन अर्ली स्टेज इन ए प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन। मतलब प्रोजेक्ट को जब हम प्लान कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, उससे पहले आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में बताना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या बदलाव हो सकता है क्लाइमेट वगैरह में, या उसके आसपास में जो इकोसिस्टम है, वाइल्ड लाइफ है, उन सब पर। फाइंड वेज एंड मीन्स टू रिड्यूस एडवर्स इम्पैक्ट, अगर किसी प्रकार का एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, मतलब विपरीत कह सकते हैं विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो उसको हम दूर करने के लिए क्या हम उपाय कर सकते हैं उसके बारे में इसको बताना होता है। सेफ प्रोजेक्ट टू सूट द लोकल इन्वायरमेंट, अगर हमको प्रोजेक्ट वहाँ लगाना ही है दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार का वहाँ पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, तो प्रोजेक्ट को इस प्रकार से आप मॉडिफाई कीजिए ताकि हम वहाँ पर लगा सकें। ऑलराइट, दोनों जरूरी है, जैसे इंडस्ट्री लगाना भी जरूरी है दोस्तों, और पॉल्यूशन जो क्रिएट होगा और वहाँ से पॉल्यूशन भी क्रिएट होगा, तो हम वो सारा उपाय हम खोजेंगे ताकि पॉल्यूशन को कम से कम किया जा सके और इंडस्ट्री भी हमारा लगे ताकि हमारा कंट्री डेवलप्ड हो। नेक्स्ट है प्रेजेंट द प्रिडिक्शंस एंड ऑप्शंस टू डिसीजन मेकिंग, और आगे जो भी मतलब हो सकता है उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है उसका प्रिडिक्शन करना, पहले ही प्रिडिक्शन करके उसके अनुसार डिसीजन लेना। EI assist to achieve both environmental and economic benefit due to reduced cost and time of project implementation and design and avoid treatment cost and impact of law and regulations। देखिए EI environment impact assessment, it prevents the proposed activity project from being approved without proper oversight or taking adverse consequences into account। मतलब ये प्रिवेंट करता है, रोकता है कि मतलब कोई भी आप प्रोजेक्ट वगैरह लगाइएगा उससे पहले आपको ये एक प्रकार से ये आपको प्रिवेंट करता है कि पहले उसको आप उसके बारे में आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से पता कर लेना होगा उसका क्या क्या विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। नहीं तो मोरबी जैसा दुर्घटना हो सकता है दोस्तों। मोरबी में कितनी बड़ी मतलब त्रासदी हो गई है, देखिए आप समझ सकते हैं कितना घर मतलब कितने घर का सदस्य वहाँ पर चला गया है मोरबी में, आप तो जानते ही होंगे। वहाँ पर इसका वही कारण था कि फिटनेस टेस्ट जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ था। ऑलराइट, उसको ऐसे ही आपाधापी में या कह सकते हैं कि लापरवाही से खोल दिया गया, उसको टेस्ट नहीं किया गया, जिसके कारण कि बहुत बड़ा मतलब क्षति हो गया। तो हमारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट तो यही मतलब इसी चीज़ को रोकता है कि पहले कोई भी प्रोजेक्ट लगाइए पहले उसको आप अच्छे से वहाँ पर एनालिसिस करना होगा।
प्रोजेक्ट सच एज माइनिंग, थर्मल प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट इटीसी हैज़ मोर इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। देखिए इन सब सारे प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट बहुत मतलब गहरा प्रभाव पड़ सकता है, बैड भी पड़ सकता है, गुड भी पड़ सकता है। देयरफॉर नीड टू गेट क्लियरेंस फ्रॉम द ईआई। इसलिए इन सबको लगाने से पहले आपको इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ेगा एज दे कॉज एडवर्स कंसिक्वेंसेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, एज पर EI 99 फॉर इंडस्ट्री इन्वॉल्विंग लेस देन 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट इज नॉट नेसेसरी टू गेट क्लियरेंस। जो भी इंडस्ट्री मतलब 50 करोड़ से कम उसमें इन्वेस्टमेंट है, किसी भी इंडस्ट्री में 50 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट है तो उसको इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से क्लियरेंस लेने की कोई नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द मेथड ऑफ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। देखिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है कि आपका कौन सा सही है कौन गलत है। फर्स्ट मतलब करेक्ट पूछा है, एडहॉक मेथड इज यूज्ड इन द सिचुएशन वेयर देयर इज अ पॉजिटिव ऑफ टाइम और इन्फॉर्मेशन। देखिए एडहॉक मतलब एक प्रकार का कोई स्पेशल मेथड या खास मेथड हो सकता है, उसका हम यूज़ करते हैं वेयर देयर इज अ पॉजिटिव ऑफ टाइम और इन्फॉर्मेशन। यदि हमको किसी भी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना है लेकिन दोस्तों हमारे समय की कमी है तो हम एडहॉक मेथड कोई स्पेशल मेथड होगा इसके अंतर्गत उसका यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा इसमें प्रोविज़न है। नेक्स्ट है, द मैट्रिक्स टेक्निक्स इज ए क्वालिटेटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मेथड। जो मैट्रिक्स टेक्निक्स है EI का वो क्या है तो क्वालिटेटिव इन्वायरमेंट असेसमेंट का एक तरीका, याद रखिएगा मैट्रिक्स टेक्निक्स इज ए क्वालिटेटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मेथड है, ये भी सही है। ऑलराइट, आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि मैट्रिक्स जो हमारा टेक्निक है वो क्वालिटेटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मेथड है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट है। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज द मेथोडोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स अनएक्सपेक्टेड repercussions with the goal reducing the or mitigating negative impact on the while maximizing good ones। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है दोस्तों कि ऑब्वियसली बात है उसका जो एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है तो उसको हम किस प्रकार से कम कर सके, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टाइम इन्फॉर्मेशन द एडहॉक मेथड इज यूज। अगर समय का अगर कमी है तो हम एडहॉक मेथड का यूज़ करते हैं। देखिए, ऑल्टरनेटिव शुड बी एस्टेब्लिश्ड फॉर ईच प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट डिजाइन एंड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट शुड बी कंपेयर्ड। जो भी उसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है उन सारी चीज़ों पर देखा जाता है, चाहे प्रोजेक्ट हो, डेवलपमेंट डिजाइन हो और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हो, सब पे मतलब उसका तुलना किया जाता है, सबका अल्टरनेटिव देखा जाता है और सबका कंपेयर कराया जाता है। बोथ द प्रोजेक्ट लोकेशन एंड द प्रोसेस टेक्नोलॉजी मस्ट बी कवर्ड बाय द ऑल्टरनेटिव। चाहे आपका प्रोजेक्ट लोकेशन हो या प्रोसेस के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी है उसको अल्टरनेटिव के माध्यम से देखा जाता है। इफ अदर ऑप्शंस हैव बीन कंसिडर्ड ए मिटिगेशन प्लान फॉर द चूजन ऑप्शन मस्ट बी डेवलप्ड। अगर कोई दूसरा ऑप्शन अगर लिया जाता है तो वहाँ पे मिटिगेशन प्लान को भी देखा जाता है कि अगर किसी प्रकार का एडवर्स इफेक्ट होगा तो उसको हम किस प्रकार से हम उसको कम कर सकते हैं। विच इज रेनफोर्स्ड बाय द EIA इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान EMP टू डायरेक्ट द प्रोपोनेंट टुवर्ड इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट है, द मैट्रिक्स टेक्निक इज अ क्वालिटेटिव मेथड फॉर एक्सेसिंग इन्वायरमेंट इफेक्ट। जो हमारा इन्वायरमेंटल इफेक्ट को एक्सेस करने का एक क्वालिटी मेथड पूछ सकता है तो हमारा मैट्रिक्स टेक्निक है। याद रखिए, मैट्रिक्स टेक्निक एक क्वालिटेटिव मेथड है इन्वायरमेंट इफेक्ट को एनालिसिस करने का, एक्सेस करने का। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इशूज अबाउट द इन्वायरमेंट क्लियरेंस प्रोसीड्यूर द क्वालिटी ऑफ द EIA रिपोर्ट बीइंग प्रिपेयर्ड। देखिए, सबसे ज़्यादा सीरियस इशू है उसका जो क्वालिटी, इन्वायरमेंट क्लियरेंस का जो सबसे सीरियस इशू हो सकता है कि उसका जो हमको क्वालिटी जो रिपोर्ट प्रिपेयर कराया जाता है वो सबसे ज़्यादा सीरियस इसका इशू हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आसान लग सकता है लेकिन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि हमने इसको कई बार डिस्कस किया है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस सिलेबस का है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस किस प्रकार का प्रोसेस है? एरोबिक अटैच्ड है, एरोबिक सस्पेंडेड है, एनारोबिक सस्पेंडेड है या एरोबिक सस्पेंडेड है। तो जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है दोस्तों एरोबिक सस्पेंडेड है। आपको पता होगा क्या, तो एरोबिक है, सस्पेंडेड सिस्टम है। ऑलराइट, अटैच्ड हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर क्या था? एरोबिक अटैच्ड था। ये हमारा क्या होता है? एरोबिक सस्पेंडेड होता है। ऑलराइट, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस देखिए, इसके बारे में बस इंपॉर्टेंट लाइन देखेंगे। इट रिक्वायर्स लेस स्पेस, इसमें क्या होता है? लेस स्पेस की नीड होती है। डज नॉट प्रोड्यूस ऑब्नॉक्सियस ऑडर, किसी प्रकार का आपको बैड स्मेल नहीं देता है। एंड रिक्वायर लेस टाइम फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट में यहाँ पर समय कम लगता है। ओके, लेकिन इट रिक्वायर स्किल्ड सुपरविजन, मतलब यहाँ पर एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोक्सीमेट एनालिसिस फॉर कंबस्टेबल कंपोनेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, जो हमारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उसका दो प्रकार का एनालिसिस करते हैं, तो प्रोक्सीमेट एनालिसिस, दूसरा अल्टीमेट एनालिसिस। तो हम जो प्रोक्सीमेट एनालिसिस करते हैं दोस्तों उसमें किस चीज़ को कंसीडर करते हैं? तो मॉइस्चर कंटेंट भी पता लगाते हैं, वोलेटाइल कंपोस्टेबल मैटर उसमें कितना ये भी पता लगाते हैं, फिक्स्ड कार्बन कितना ये भी पता लगाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऑलराइट, देखिए, प्रोक्सीमेट एनालिसिस फॉर द कंबस्टेबल कंपोनेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग टेस्ट।
इसमें कई सारे टेस्ट हम करते हैं। फर्स्ट है मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट देखा जाता है, इट इज़ द लॉस ऑफ मॉइस्चर व्हेन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हीटेड टू 105 डिग्री सेल्सियस। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को 105 डिग्री सेल्सियस पे 1 आवर के लिए उसको हॉट मतलब उसके उसमें से मॉइस्चर को हम निकालते हैं। वोलेटाइल कंबस्टेबल मैटर, फिक्स्ड कार्बन, एस कंटेंट, इन सारी चीज़ों को हम वहाँ पर एनालिसिस में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ ए ट्रिकलिंग फिल्टर इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ट्रिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेटर स्लज, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। पूछ रहा है कि ट्रिकलिंग फिल्टर का एक डिसएडवांटेज क्या हो सकता है जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हमको काम करता है। तो मैकेनिकल वियर एंड टियर इज स्मॉल, ये तो एडवांटेज है दोस्तों, हमसे डिसएडवांटेज पूछा है। दे फाउंड टू ऑपरेट मोर एफिशिएंटली इन वार्म वेदर, ऑब्वियसली बात हमारा वार्म वेदर में ये अच्छे से काम करेगा क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्तों हाई टेम्परेचर भी काम करता है। देर सेल्फ क्लींजिंग, बिल्कुल सेल्फ क्लींजिंग होता है अपने आप, मतलब वहाँ पर कुछ अगर होता भी है तो आपस में वो बैलेंस कर लेता है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज हाई, बिल्कुल सही बात, ये कॉस्ट कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा हाई पड़ जाता है, तो ये एक प्रकार से डिसएडवांटेज हुआ। ओके, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ट्रिकलिंग फिल्टर, इसको हम पढ़े हैं दोस्तों, कई बार पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट गैसेज इज प्रोड्यूस ड्यू टू एनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन बायोलॉजिकल वेस्ट प्रोडक्ट। देखिए कौन सा पॉल्यूटेंट गैसेज पूछा दोस्तों। पॉल्यूटेंट गैसेज रिलीज हो सकता है एनएरोबिक डिकम्पोजिशन में, जब हम ऑर्गेनिक मैटर का एनएरोबिक डिकम्पोजिशन कराते हैं तो दो ही गैस रिलीज होता है, यूजुअली मीथेन होता है और CO2 रिलीज होता है। तो मीथेन हमारा दोस्तों एक प्रकार से क्लीन फ्यूल है, ये फ्यूल का काम करता है हमारे लिए। ओके, ग्रीन फ्यूल, क्लीन फ्यूल इसको कह सकते हैं। पॉल्यूटेंट गैस क्या हो गया हमारा CO2 पॉल्यूटेंट है एक प्रकार से, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट, याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए एनारोबिक डाइजेशन normally adapted for primary sludge because primary sludge contains large amount of readily available organics that would be induced rapid growth of biomass infiltrated anaerobic डाइजेशन हम यूजुअली प्राइमरी स्लज के लिए करते हैं। ओके, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है और इसका हम एनएरोबिक इसलिए कराते हैं दोस्तों क्योंकि अगर हम एरोबिक ग्रोथ करा लेते हैं, एरोबिक ग्रोथ में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमको बायोमास बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ऑलराइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ करेगा उसको मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है, उसको हम उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हम इसका एनएरोबिक ग्रोथ कराते हैं ताकि एनएरोबिक ग्रोथ में आपको जो एंड प्रोडक्ट मिलता है, एंड प्रोडक्ट ना के बराबर मिलता है, बहुत कम मिलता है। आप देखिए दोस्तों जो सेप्टिक टैंक होता है, घरों में लोग सेप्टिक टैंक बनाते हैं, क्या उसको जल्दी जल्दी उसको साफ करना पड़ता है? जी नहीं, क्योंकि हम वहाँ पर वेंट पाइप लगाए रहते हैं साइड से कि जो भी एनएरोबिक डाइजेशन वहाँ पर होता है ना, तो आपका जो एंड प्रोडक्ट बहुत कम बचता है, सारा का सारा गैस के फॉर्म में वो रिलीज हो जाता है, इसलिए हम एनएरोबिक डाइजेशन कराते हैं। ऑलरेडी याद रखिएगा, एनएरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस प्रोड्यूस लेस बायोमास। देखिए बायोमास यहाँ पर बहुत कम प्रोड्यूस करता है, एरोबिक में बायोमास बहुत ज़्यादा आपको मिल जाता है, इसलिए वो हमारे लिए एक प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। And the primary function of the anaerobic digestion is to convert as much as sludge as possible to end product like liquid and gases while producing little biomass। ऑब्वियसली हमारे पास यही रहता है कि हम कितना कम से कम बायोमास प्रोड्यूस करें ताकि हमको गैस ज़्यादा मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बायोमास हमारे पास कम मिलना चाहिए। द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक डिकम्पोजिशन स्लज एसिड हो सकता है, एल्कोहल गैस मिल सकता है। सम कॉमन टाइप ऑफ गैसेज इवॉल्व ड्यूरिंग एनएरोबिक डिकम्पोजिशन। देखिए कौन कौन सा गैस रिलीज हो सकता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन, ये सब गैस रिलीज हो सकता है। दीज ऑर्गेनिज्म आर ब्रॉडली क्लासिफाइड है, इसमें कई प्रकार का ऑर्गेनिज्म काम करता है। आपका एसिड फॉर्मर है, मिथिल फॉर्मर, हमने पहले बात भी किया था। ओके, एसिड फॉर्मर पहले काम करता है, देन मीथेन फॉर्मर काम करता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द रिजल्ट ऑफ द अल्टीमेट एनालिसिस आर यूज टू कैरेक्टराइज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ, जो हमारा केमिकल कंपोजिशन है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का, तो उसमें अल्टीमेट एनालिसिस का जो रिजल्ट होता है किसको कैरेक्टराइज करने के लिए हमको बताता है। इन ऑर्गेनिक मटेरियल इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट या ऑर्गेनिक मैटर के बारे में बताता है, एनर्जी कंटेंट के बारे में बताता है, कैलोरी वैल्यू के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, जो अल्टीमेट एनालिसिस हम करते हैं एक प्रकार का केमिकल कंपोजिशन है। ओके, उसमें केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का, वो हमको किसके बारे में बताता है? तो ऑर्गेनिक मैटर के बारे में, जो हमारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर है, ये हमको अल्टीमेट एनालिसिस से ही पता चलता है। ओके, तो याद रखिएगा ऑर्गेनिक मैटर इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस अकर इन इमहॉप टैंक। इमहॉप टैंक में किस का प्रोसेस होता है? तो इसमें दो चैम्बर होता है दोस्तों, दो चैम्बर होता है ना, तो पहला होता है आपका सेडिमेंटेशन वाला और दूसरा होता है डाइजेशन वाला। तो सेडिमेंटेशन डाइजेशन दोनों होता है। थर्ड ऑप्शन है कम्बिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन एंड बेस्ट ऑप्शन हमारा थर्ड है। ओके, फिल्ट्रेशन नहीं, कम्बिनेशन एंड डाइजेशन। ऑलराइट, तो थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट मेथड फॉर वेस्टेज सच एज नीडल्स, सिरिंज, स्कालपेल, ब्लेड्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो केमिकल ट्रीटमेंट विथ। देखिए
जो ये हॉस्पिटल वेस्ट से निकलता है, हॉस्पिटल का वेस्ट है आपका, निडल्स हो सकता है, सिरिंज है आपका, स्कालपेल है, ब्लेड्स है, ओके, इसका जो सबसे पहले हम केमिकल ट्रीटमेंट कराएंगे। देन फर्दर इसका किसका ट्रीटमेंट कराते हैं दोस्तों, तो ऑटोक्लेविंग कराते हैं। इंसिनरेशन में तो पूरी की पूरी तरह मतलब पूरे अस्तित्व को ही मिटा देता है, तो इंसिनरेशन नहीं करवाएंगे। माइक्रोवेविंग नहीं कराते। ऑटोक्लेविंग यूजुअली जो है हॉस्पिटल वेस्ट का हम अगर कोई इक्विपमेंट रिलेटेड है तो उसका हम ऑटोक्लेव ही करवाते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ऑटोक्लेविंग। देखिए, इट इज़ द मेथड ऑफ स्टीम स्टरलाइजेशन, मतलब एक प्रकार से स्टीम के थ्रू हम स्टरलाइज करते हैं किसी प्रकार का, उसमें अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह आ गया होगा, बहुत सारा जो इक्विपमेंट होता है, ताकि उसी इक्विपमेंट से दूसरे पेशेंट का भी हमको ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए हम उसको स्टरलाइज करना पड़ता है। तो स्टीम स्टरलाइजेशन का टेक्निक है। एंड द मोस्ट कॉमन सब्स्टिट्यूट फॉर इंसिनरेशन, इंसिनरेशन के बदले, इंसिनरेशन का स्थान पे ये सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट है। इंसिनरेशन में दोस्तों तो हमारा मतलब जो मटेरियल है वही नहीं बचता है। ऑटोक्लेविंग नेसेसिटीज आर टेम्परेचर ऑफ 121 डिग्री सेल्सियस एंड ए प्रेशर ऑफ अबाउट 15 पाउंड पर स्क्वायर पर इंच फॉर 20 to 30 मीटर। देखिए 121 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम टेम्परेचर देते हैं, साथ साथ इसमें कुछ प्रेशर है 15 पाउंड पर स्क्वायर पर इंच 20 से 30 मिनट तक। ऑल राइट, दिस एक्शन इज अप्लाइड टू इनएक्टिव द कंटीजियस एजेंट एंड टू स्टरलाइज द एपरेटस यूज इन क्लिनिकल सर्विसेज। जो भी क्लिनिकल सर्विस में हम कई सारे एपरेटस का यूज़ करते हैं। हमने सिजेरियन डिलीवरी के बारे में एक कॉमन एग्जांपल दिया था दोस्तों। सिजेरियन डिलीवरी हो सकता है, कोई हार्ट पेशेंट होता है, मान लीजिए उसमें पेस मेकर वगैरह लगाया जाता है, तो क्या हार्ट के आसपास वहाँ पर चीरा लगाया जाता है, ओके, कट किया जाता है, तो कई सारे इक्विपमेंट है, कई सारे क्लिनिकल एपरेटस है, वो मतलब एक प्रकार से इन्फेक्ट हो जाता है। ऑल राइट, उसके ब्लड से इन्फेक्ट हो गया तो उसी इक्विपमेंट को, उसी एपरेटस का हमको नेक्स्ट पेशेंट में भी यूज़ करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो ऑटोक्लेविंग करा दें ताकि वो पूरी तरह स्टरलाइज हो जाए। ऑल राइट, देखिए, वेस्ट शार्प नीडल्स, स्कालपेल, सिरिंज, ब्लेड, ग्लास आर डिस्पोज बाय डिसइंफेक्शन और केमिकल ट्रीटमेंट एंड देन फॉलोड बाय ऑटोक्लेविंग। सबसे पहले तो उसको हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से उसका हम केमिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, देन उसका ऑटोक्लेविंग कराते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट इंक्लूड यूज एट लीस्ट 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। देखिए, हम केमिकल जो उसका ट्रीटमेंट कराते हैं वो हाइपोक्लोराइड का 1% सोल्यूशन होता है कंसनट्रेटेड, और एनी अदर इक्विवेलेंट केमिकल रिएजेंट। इट मस्ट बी इंश्योर दैट केमिकल ट्रीटमेंट इंश्योर disinfection. This method like incineration, microwaving, and multilation shredding may also be used disposal of above said waste, but there will be no chemical pre-treatment needed. All right. नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट ये दूसरी बार कर रहे हैं क्वेश्चन दोस्तों, ये पहले भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रकार का एक संगठन है, वैधानिक संगठन है। वाज कंस्टिट्यूटेड, मतलब इसका जो निर्माण किया गया था, गठन किया गया था, किस एक्ट के थ्रू। ऑल राइट, किस एक्ट के थ्रू इसका गठन किया गया दोस्तों, तो हमने इसको पढ़ा था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 से इसको बनाया गया। ऑल राइट, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आपको कंफ्यूजन करा सकता है, एयर है या नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी है, तो याद रखिएगा वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉलिसी एक्ट 1974 के थ्रू इसको इसका गठन किया गया था। सीपीसीबी अंडर द मिनिस्ट्री एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, इट वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉलिसी एक्ट 1974। ऑल राइट, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आसान है। द मिनिमम मॉइस्चर रिक्वायर्ड फॉर हाई रेट कंपोस्टिंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। देखिए, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के उसका सही से कंपोस्टिंग उसके लिए मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, तो हमने लगभग 50-60 के आसपास पढ़ा था दोस्तों। तो 50 से 55% इसमें मॉइस्चर कंटेंट मिनिमम होना ही चाहिए, ओके, कंपोस्टिंग के लिए। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए, इन कंपोस्टिंग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर इन्वायरमेंट कंडीशन एंड एडिकेट टाइम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टर्न रॉ पोट्रेसेबल ऑर्गेनिक मैटर इनटू स्टेबलाइज प्रोडक्ट। ऑब्वियसली बात है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारा ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके कुछ स्टेबलाइज प्रोडक्ट बना देता है, जैसे ह्यूमस, मैन्योर वगैरह। Through composting, readily available nutrient and energy sources are transformed into carbon dioxide, water, and a complex form organic matter compost. Proper management can be optimized for a number of criteria including the rate of decomposition. Obviously इसमें आपको proper management करना ही पड़ता है, जैसे इंदौर मेथड है, बेंगलोर मेथड है, वहाँ पर स्किल्ड सुपरविजन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे नहीं कि हम वहाँ पर छोड़ दिए और अपने काम हो जाता है दोस्तों, स्किल्ड सुपरविजन की आवश्यकता पड़ती है कि वहाँ पर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन सही से हो रहा नहीं हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। To reduce the time in reactor and thus minimize facility size requirement, pathogen control and order management। देखिए, पैथोजन को कंट्रोल किया जाता है और किसी प्रकार का ऑर्डर ना हो, इसको भी ध्यान रखा जाता है। द की पैरामीटर आर द अवेलेबल कार्बन नाइट्रोजन रेशो, मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर। मतलब हम यूजुअली आपका कार्बन नाइट्रोजन रेशो को देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चर कंटेंट को देखते हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है, या टेम्परेचर को भी हम देखते हैं। ऑल राइट, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा वो भी प्रॉब्लम है, बहुत कम भी हो जाएगा वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो स्किल्ड सुपरविजन की आवश्यकता होती है दोस्तों, जहाँ भी अगर बड़े पैमाने पर कंपोस्टिंग कराया जाता है तो।
देखिए डिकम्पोजिशन स्लोज ड्रामेटिकली इन मिक्सर अंडर 40 to 45% मॉइस्चर। ड्रामेटिकली मतलब बहुत ज़्यादा आपका स्लो हो जाएगा जब अगर मॉइस्चर कंटेंट 40 से 45% के भी नीचे आ जाएगा। विच कॉजेज लीड फैसिलिटी ऑपरेटर्स टू प्रीमेच्योरली एज्यूम कंपोस्ट, मतलब आपका कंपोस्ट सही से नहीं बन पाएगा। आपको लगेगा कि कंपोस्ट तो बन गया लेकिन वो सही से नहीं बन पा रहा है। इज स्टेबलाइज एंड रेडी टू सेल। ए मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट 50 से 55% यूजुअली रिकमेंडेड फॉर हाई रेट कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग यदि आपका सही से हो इसके लिए आपको लगभग 50 से 50% मॉइस्चर बना के रखना पड़ेगा। ऑलराइट, during the active composting phase, additional wear usually needs to be added to prevent premature drying and incomplete stabilization. Municipal solid waste compost mixture usually start at 1% moisture and dry to about 37% moisture prior to final screening and marketing. Next question important है, metal are produced as a waste industry like, मतलब किस इंडस्ट्री से मेटल आपको एक प्रकार से वेस्ट के रूप में प्रोड्यूस हो सकता है। स्कीइंग इंडस्ट्री, माइनिंग दोस्तों यहाँ पर हम उत्खनन, जैसे माइनिंग तो वहाँ से होता है जो खुदाई वगैरह करते हैं वो माइनिंग हो गया आपका। जैसे कोयला का मतलब माइनिंग करते हैं दोस्तों, तो वहाँ से तो हमको मेटल नहीं मिल सकता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बिल्कुल इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक प्रकार से यहाँ पर ऑब्वियसली मेटल का ही काम होता है। मेटल के ऊपर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हैं। आपने देखा होगा स्टील वगैरह पर या आयरन पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हैं ताकि उसका लाइफ और बढ़ जाए। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री में हम पूरा का पूरा वर्क लगभग मेटल पर ही करते हैं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से मिल सकता है। डिगिंग, खुदाई यहाँ से भी नहीं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री से आपको मेटल का वेस्ट मिल सकता है। देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मेटल इज प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको मेटल थोड़ा बहुत प्रोड्यूस हो सकता है वेस्ट के रूप में, विच इन टर्न इज यूज इंडस्ट्री लाइक इंडस्ट्रीज फॉर प्रोमोटिंग द टेक्सचर ऑफ ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कोरोजन इनहिबिटर etc, जहाँ पर इन सारे चीज़ों पर हम उसका वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस दैट कैन बी प्रोड्यूस ए मेटल लेयर ऑन ए सॉलिड सबस्ट्रेट बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। ऑलराइट, हाल ही में दोस्तों आपने सुना भी होगा कि मेटल के वेस्ट से या कह सकते हैं स्टील स्लैग से, स्टील के कचरे से सूरत में 6 लेन की सड़क बनाई गई है। ऑलराइट, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेस्ट था स्टील स्लैग अपने क्या है, वेस्ट है, इससे मतलब 6 लेन की सड़क बनाई गई है सूरत में। ऑलराइट, तो ध्यान रखिएगा। डिगिंग, खुदाई है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल और सैंड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ यूजिंग इक्विपमेंट लाइक क्लॉज, हैंड टूल्स, एक्सकेवेटर etc इज कॉल्ड डिगिंग। मतलब आप मिट्टी को हटाते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ से, इसको हम क्या कहते हैं, डिगिंग कहते हैं। नेक्स्ट है माइनिंग, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ इज नॉन एज माइनिंग। अगर हम अर्थ के नीचे से बहुत कुछ यूजफुल प्रीशियस मटेरियल निकालते हैं, जैसे कोयला निकाल सकते हैं आप, गोल्ड निकाल सकते हैं, तो हम उसके लिए माइनिंग करते हैं। स्कीइंग क्या है, स्कीइंग इज द यूज स्किल्स टू ग्लाइड ऑन स्नो। ये तो क्या है दोस्तों, ग्लाइड करने का है। आप देखे होंगे कि स्नो पर बहुत आदमी लोग स्नो पर, आपका लद्दाख हो सकता है, हिमाचल प्रदेश का एरिया हो सकता है, मनाली में उन दिनों समर के सीजन में स्नो पर लोग स्कीइंग करते हैं, तो ये आपका स्कीइंग हो गया। ऑलराइट, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं दोस्तों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत स्पीड ज़्यादा ही था तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी माफ़ कीजिएगा। आगे दोस्तों कोशिश करेंगे कि थोड़ा स्लो किया जाए, लेकिन हमें लगा कि क्वेश्चन मतलब थोड़ा बहुत आसान है, तो क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा हम पहले वर्क कर चुके हैं, इसलिए दोस्तों बाद में तो आप यदि आप पहले अभी मेहनत कर लिए होंगे ना, तो बाद में आप आराम ही करेंगे, और यदि आप अभी आराम करेंगे तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, हमने बहुत सारा टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस किया था दोस्तों, इसलिए आज रिवीजन का लगभग टाइम था, तो थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ा दी। ऑलराइट दोस्तों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। जो भी नोटिफिकेशन अगर आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड आएगा तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।